दोस्तों अप्रैल 2025 से कुछ महीनों पहले की बात है। ये बुजुर्ग महिला होती है और उसकी लगभग उम्र होती है 65 साल के आसपास। महिला बेंगलुरु की एक एचएस लेआउट के पास एक पुलिस स्टेशन होता है और वहां पर वो जाती है और जाकर वो पुलिस स्टेशन के बाहर खड़ी हो जाती है। और जैसे ही पुलिस वाले उसको देखते हैं और पूछते हैं कि मैडम आप क्यों परेशान हैं, क्या हम आपकी हेल्प कर सकते हैं। ये जो थाना लगता है ये एक पोस्ट इलाके में लगता है और देखते ही उसको अंदाजा लगाया जा सकता था उस बुजुर्ग महिला को कि वो किसी बड़े घराने की महिला है। और जब पुलिस वाले उसको अपने पास लेकर आते हैं और वो बताती है कि जो पति है वो हर वक्त अपने हाथ में बंदूक लेकर घूमता है, वो मुझे और मेरी बेटी को कब मार दे ये हम कह नहीं सकते। आप मेरे पति को गिरफ्तार कर लीजिए और वो हमें कब मार देगा ये पता भी नहीं चल पाएगा आप लोगों को। ये बुजुर्ग महिला उस पुलिस ऑफिसर से ये बात कहती है तो बराबर में खड़ा हुआ एक सिपाही उस बात को पूरी तरीके से सुन रहा था और वो चुपके से उसके पास जाता है और धीरे से उसके कान के अंदर कहता है कि साहब आपको पता नहीं है ये कर्नाटक के पूर्व डीजीपी की पत्नी है। ये जरा आप सोच समझकर बात कीजिएगा इन महिला से। और जैसे ही पुलिस ऑफिसर ये बात सुनता है और वो उसके बाद बड़ी निर्मता से, बड़ी तसल्ली से, बड़े आराम से उस महिला को कहता है कि मैडम आप चेयर पर बैठ जाइए, हम आपसे तसल्ली से बात करना चाहते हैं। वो उसे पानी पिलाने के लिए कहते हैं। लेकिन जैसे ही वो महिला ये सुन लेती है और समझ लेती है कि ये पुलिस वाला इसके कान में कुछ कहकर गया है और इसीलिए वो महिला नाराज हो जाती है। वो कहती है कि एफआईआर आप लिखोगे या फिर नहीं लिखोगे, मेरे पति को आप पकड़ोगे या फिर आप नहीं पकड़ोगे। पुलिस वाला समझाने की कोशिश कर रहा था लेकिन मैडम के समझ में यहाँ पर कुछ नहीं आ रहा था। आखिरकार मैडम थाने के सामने जाकर बैठ जाती है और वो कहती है कि जब तक उसके पति के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी तब तक वो यहाँ से नहीं हिलने वाली है। पुलिस डिपार्टमेंट के बीच में हड़कंप मच जाता है, कुछ वक्त यहाँ से निकलकर आगे बढ़ जाता है। हालांकि उस महिला को समझा बुझाकर वहां से किसी भी तरकीब से शांत कर दिया जाता है उस वक्त के लिए, लेकिन कुछ महीने उसके बाद में बीत जाते हैं और उसके बाद आता है अप्रैल का महीना और आखिरकार एक कत्ल हो जाता है। और जैसे ही कत्ल होता है और इस महिला की और उसके पति की आज पूरे भारतवर्ष के अंदर चर्चा होती है। आज की जो ये कहानी है इसके माध्यम से जानने की और समझने की मैं आपके सामने ये कोशिश करूंगा कि आखिरकार ये कत्ल क्यों हुआ, कत्ल के पीछे क्या मेन कारण रहा था। तो कैसे हैं आप लोग, मैं इमरान मलिक की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं ये है कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु की। दोस्तों पुलिस कंट्रोल रूम यानी कि पीसीआर को एक फोन पहुंचता है यानी कि 112 नंबर पर। यह पहुंचता है 20 अप्रैल 2025 को और लगभग शाम का 4:30 बजे का आसपास का वक्त हुआ होगा। एसआर स्थित लेआउट के अंदर और यहाँ पर एक 3 मंजिला बिल्डिंग है और उसके ग्राउंड फ्लोर पर एक लाश पड़ी हुई होती है और आकर आप यहाँ पर देख लीजिए इसको मार दिया गया है। और जैसे ही पुलिस कंट्रोल रूम को यह सूचना पहुंचती है, पुलिस कंट्रोल रूम ने इस सूचना को गंभीरता से लेती है। पुलिस और गंभीरता से लेने के बाद जो नजदीकी पुलिस स्टेशन होता है एचएसआरसी अपार्टमेंट के बाद में वहां के अधिकारियों को ये आदेश दे दिया जाता है कि ये यहाँ पर एक अपार्टमेंट है और फला नंबर ये अपार्टमेंट है और वहां पर आपको जाना चाहिए। और क्योंकि जो पूरी इंफॉर्मेशन है वो पूरी इंफॉर्मेशन 112 नंबर पर दी गई थी। दोस्तों पुलिस के कुछ लोग वहां पर पहुंच जाते हैं, बड़े बड़े अधिकारी वहां पर पहुंच जाते हैं और जैसे ही वहां पर दरवाजा खुलवाया जाता है उस अपार्टमेंट का और देखते क्या है कि वहां पर एक लाश पड़ी हुई थी जो कि चादर से लिपटी हुई थी, खून से पूरी तरीके से लथपथ थी। पास में एक चाकू पड़ा हुआ होता है और पास में ही एक बोतल पड़ी हुई है और ऐसा लग रहा था उस बोतल को देखने के बाद इस चाकू का और इस बोतल का कुछ ना कुछ कनेक्शन हो, उस हत्या के मामले में कुछ ना कुछ उसका प्रयोग किया गया हो यहाँ पर, जैसे कि इन दोनों का इस्तेमाल हत्या के अंदर पूरी तरीके से शामिल किया गया हो इन दोनों चीजों को। ये लगभग 60 साल के आसपास का एक बुजुर्ग व्यक्ति होता है और इसके बारे में पता चलता है, जानकारी जुटाई जाती है। बिहार का एक जिला लगता है चंपारण और वहां का एक थाना लगता है पिपरासी और थाना पिपरासी क्षेत्र का एक गांव लगता है दोस्तों और जिसका नाम होता है परसोनी। दोस्तों दरअसल परसोनी का रहने वाला व्यक्ति जिसका नाम ओम प्रकाश होता है और ओम प्रकाश ने जो प्रारंभिक शिक्षा थी वो गांव में हासिल की थी और उसके बाद उच्च शिक्षा के लिए बीएचयू बनारस विश्वविद्यालय के अंदर वो जाते हैं और वहां से वो उच्च शिक्षा प्राप्त करते हैं
और उसके बाद वो तैयारी में जुट जाते हैं यूपीएससी की। साल 1981 की बात है और उसके बाद ये आईपीएस यूपीएससी का एग्जाम क्लियर कर लेते हैं और उनको आईपीएस चुन लिया जाता है और उनको जो कैडर मिलता है वो मिलता है कर्नाटक कैडर और ट्रेनिंग के बाद उनको पल्लाड़ी जिले के अंदर एसपी के रूप में तैनात कर दिया जाता है और वो अपनी जो नौकरी है वो आराम से करना शुरू कर देते हैं और धीरे धीरे यहाँ पर वक्त बढ़ने लगता है और इनका एक बेटा पैदा होता है और उसके बाद एक बेटी पैदा होती है। उन दोनों की शादी हो जाती है और जिंदगी जो थी वो उनकी ठीक ठाक चल रही होती है। और दोस्तों इसके बाद एक दिन आता है 1 मार्च 2015 को इनको सबसे बड़ा पद यानी कि डीजीपी बना दिया जाता है कर्नाटक प्रदेश का। और दोस्तों ये डीजीपी रहते हुए वहां पर 31 मार्च 2017 को अपने पद से ये रिटायर हो जाते हैं। इनके बारे में जानकारी निकल कर आई है, जो लाश पड़ी हुई थी इनके बारे में पता चला कि ये कर्नाटक प्रदेश के पूर्व के अंदर ये डीजीपी रहे हैं और सबसे बड़े अधिकारी के रूप में इनकी पोस्टिंग रही है और वहां से ये सेवानिवृत्त हो चुके थे। और जाहिर सी बात है उनकी लाश मिलना पूरे प्रदेश के अंदर ही हड़कंप मच जाता है और सोशल मीडिया के माध्यम से न्यूज चैनल के माध्यम से जो भी सोशल मीडिया के माध्यम होते हैं उससे पता चलता है कि डीजीपी की हत्या कर दी गई है। और उसके बाद जब जानकारी जुटाने की कोशिश कर रही थी पुलिस तो प्रारंभिक जांच के अंदर ये पता चलता है कि 20 अप्रैल 2025 को दोपहर करीब 1:30 बजे के आसपास का यहाँ पर वक्त रहा होगा और ये अपने घर के अंदर बैठे हुए थे, खाना खाने के लिए बैठे हुए थे, खाना खाने के लिए तैयारी कर रहे थे और खाने के अंदर ये बैठे हुए थे और इंतजार कर रहे थे कि कब खाना इनको मिलेगा। और उसके बाद अचानक इनकी पत्नी को क्या होता है, वो अचानक उनकी आंखों के अंदर मिर्च का पाउडर झोंक देती है और उसके बाद डीजीपी ओम प्रकाश वहां पर परेशान हो जाते हैं, छटपटाने लगते हैं, जल्दी से वहां से उठते हैं और इधर उधर भागने की कोशिश करते हैं, अपनी आंखों को धोने की कोशिश करते हैं। और इसी बीच में जो मीडिया रिपोर्ट बताती है, जो जांच रिपोर्ट निकल कर सामने आई है उसमें पता चलता है कि इनकी जो पत्नी होती है जिसका नाम होता है पल्लवी और उनके हाथ में एक चाकू होता है, बोतल का भी उन्होंने इस्तेमाल किया था उनकी हत्या करने के लिए और एक के बाद एक उन्होंने गर्दन, पेट और सीने पर लगातार ताबड़तोड़ एक के बाद एक लगातार उन्होंने हमले किए, वार किए और लगभग 12 बार उन्होंने ऐसे किए थे उनकी बॉडी के ऊपर और 12 बार में वो जमीन पर गिर जाते हैं पूरी तरीके से। और जमीन पर गिरने के बाद वो पूरी तरीके से इनको इत्मीनान से देखती रहती है कि वो जिंदा है या फिर वो मर चुके हैं, सांसें चल रही हैं उनकी या फिर वो सांसें उनकी थम चुकी हैं। जब तक वो उनके प्राण निकल नहीं जाते वहां से पूरी तरीके से, जब तक उनकी सांसें पूरी तरीके से नहीं निकल जाती है और तब तक पत्नी इत्मीनान से आराम से बैठकर देख रही थी। और बताया दोस्तों ये भी जा रहा है कि उनकी एक बेटी होती है जिसका नाम कीर्ति होता है और वो भी वहां पर मौके पर ही मौजूद होती है। और आखिरकार जब माँ और बेटी ने ये पूरी तरीके से इत्मीनान कर लिया कि ये पूरी तरीके से अब मर चुके हैं, अब इसकी जो सांसें हैं उनके पति की वो अब थम चुकी हैं और यहाँ से वो अपने कमरे में जाती है और अपने कमरे में जाकर वो बंद हो जाती हैं और कमरे को वो पूरी तरीके से अंदर से लॉक कर लेती हैं। अब यहाँ से वो बैठकर आराम से देख रही थी और काफी वक्त जहाँ पर बीत जाता है, लगभग 1-2 घंटे का वक्त बीत जाता है और लगभग 4:30 बजे के आसपास ये दावा किया जा रहा है मीडिया रिपोर्ट्स के द्वारा कि इसी घर से, इनके ही अपार्टमेंट से एक कॉल की जाती है और कॉल करने के बाद 112 नंबर पर ये लोग सूचना देते हैं और बता देते हैं कि एक राक्षस का हम लोगों ने मिलकर अंत कर दिया है। अब ये जो बात है, अब ये जो डीजीपी साहब होते हैं, जो पूर्व डीजीपी होते हैं ओम प्रकाश से, इनके बेटे जिसका नाम होता है कार्तिक प्रकाश होता है और जिसकी उम्र लगभग 40 साल के आसपास बताई जा रही है, जो कि डोमलूर स्थित एक कर्नाटक गोल्फ एसोसिएशन होता है और उस वक्त उनका जो बेटा है वो कार्तिक प्रकाश वहां पर होता है और उनका जो पड़ोसी होता है जिसका नाम जय श्री धर्म होता है और उनका फोन उस लड़के के पास में पहुंचता है और वो बताते हैं कि बेटा आपके जो पापा हैं, जो पूर्व डीजीपी हैं, आपके घर की सीढ़ियों पर उनके पास में उनकी लाश पड़ी हुई है आपके पिताजी की। और जैसे ही बेटा ये खबर सुनता है और बेटा दौड़ता हुआ अपने घर पर आता है और जाकर वो देखता है कि वाकई उनकी पिता की लाश वहां पर पड़ी हुई थी और पुलिस वहां पर मौके पर पहुंची हुई थी। और पुलिस दोस्तों यहाँ पर अपनी कार्रवाई में जुट जाती है
और पुलिस वाले यहाँ पर इससे पूछ रहे थे, उस बेटे से, कार्तिक प्रकाश से, कुछ बता सकते हो, कोई जानकारी दे सकते हो, किसी पर आपको कोई शक हो या फिर आपको किसी पर इस लग रहा हो कि कोई इस घटनाक्रम को अंजाम दे सकता है। तो बेटा कहता है कि उनके घर के अंदर जो माँ है और उनकी जो बहन है वो एक तरीके से कलेश रहने लगता है, और कलेश यहाँ पर बहुत ज्यादा रहने लगता है। माँ अक्सर पापा के ऊपर शक करती रहती थी, और जो उसकी बहन है वो भी कुछ ना कुछ इस बात को लेकर परेशान रहती थी, हमेशा पापा को परेशान करती थी। और पिछले एक सप्ताह से जो घर की स्थिति वो बहुत ज्यादा भयानक हो रही थी, और यही कारण था कि पिताजी अपनी बहन, जिनका नाम सरिता होता था, वो उनके घर पर पहुंच जाते हैं और वहां रहने लगते हैं। और उनको लग रहा था कि घर के अंदर असुरक्षा की भावना पैदा हो गई थी, और कब उनके ऊपर माँ और बेटी मिलकर हमला करते हैं। इसलिए वो अपनी बहन के घर पर चले जाते हैं और वहां पर रहने लगते हैं। जो लड़का होता है कार्तिक प्रकाश, उनकी बुआ के घर पर वो जाकर रहने लगते हैं। लेकिन जो बेटी होती है पूर्व डीजीपी की, जिसका नाम कीर्ति होता है, और कीर्ति जाती है अपनी बुआ के पास और अपने पिताजी को जिद कर कर अपने पास लेकर वापस आ जाती है। और जब ये घटनाक्रम होता है 20 अप्रैल 2025 से ही, ये 2 दिन पहले है, ये बेटी अपने पिता को अपनी बुआ के यहाँ से वापस लेकर आ जाती है, और उसके बाद इस घटनाक्रम को अंजाम दे दिया जाता है। अब दोस्तों, पुलिस मामले की यहाँ पर जांच कर रही थी, और वीआईपी सिक्योरिटी में एक इंस्पेक्टर होते हैं श्रीनिवास, और उनसे जब बताया गया था कि कुछ ही घंटे पहले पूर्व डीजीपी ओम प्रकाश, जिन उनसे बातचीत हुई थी, घर आना चाहता हूं आपके। और तभी ओम प्रकाश ये कहते हैं कि सर अभी आप मेरे घर पर मत आना, और घर पर मैडम है और कोई बातचीत यहाँ पर नहीं हो पाएगी। और वो बताते हैं कि श्रीनिवास की जो स्थिति थी वो इतनी खराब थी, घर के अंदर एक अजीब तरीके का माहौल था। तांडव साहब हैं, वो अपनी पत्नी की आदतों को लेकर, उनकी हरकतों को लेकर लगातार परेशान रहते थे, और परेशान इसलिए भी बताए जाते थे वो कि उनकी जो पत्नी है उनको सीजियोफ्रेन या फ्रॉन नामक एक बीमारी होती है, और उस बीमारी से वो ग्रस्त थी, और इनका जो इलाज था वो काफी समय से चल रहा था। बीमारी होती है, और जिस बीमारी से ये महिला ग्रस्त थी, और जिस बीमारी को सीजियोफ्रेन नाम से जाना जाता है, पहचाना जाता है, और इसी बीमारी का पूर्व डीजीपी है, उनकी जो पत्नी होती है, उनका इलाज कई साल से बड़े अस्पतालों में इलाज किया जा रहा था, और इस इलाज के अंदर लाखों रुपए पहले भी खर्च हो चुके थे। हालांकि इस हत्याकांड से कुछ समय पहले की बात है, और इन्होंने सोशल मीडिया के अलग अलग मंच पर एक मैसेज प्रसारित कर दिया था इन्होंने, और साथ में इन्होंने ये भी कहा था कि उनका जो पति है, जो पूर्व डीजीपी है, वो उनकी बेटी को और साथ ही उनको खतरा पहुंचा सकते हैं, कभी भी उनको नुकसान पहुंचा सकते हैं, कभी भी यानी कि उनकी हत्या कर सकते हैं, उनको मार सकते हैं। हालांकि बेटी की तहरीर के आधार पर बीएनएस की धारा 103, 103A और साथ ही 103(2), 105 के आधार पर धारा के साथ साथ केस दर्ज कर लिया गया है, और पुलिस जांच पड़ताल कर रही है। पुलिस किसी ठोस नतीजे पर यहाँ पर नहीं पहुंची है, लेकिन मां और बेटी को इस हत्याकांड के लिए पूरी तरीके से जिम्मेदार ठहराया गया है, और उनको फिलहाल गिरफ्तार कर लिया है, और पुलिस उनसे लगातार पूछताछ कर रही है, और पुलिस की जो कोशिश है इस पूरे घटनाक्रम का जल्द से जल्द खुलासा यहाँ पर कर दिया जाए। लेकिन दोस्तों, जिस तरीके से पूर्व डीजीपी की हत्या उन्हीं के घर में कर दी जाती है, और वाकई ही अपने आप में कई तरीके के वो सवाल खड़े कर रहा है, और लोगों को सोचने पर यहाँ पर मजबूर कर रहा है। ये ऐसे वक्त पर हुआ है, और ऐसे बीच में ये हत्याकांड को अंजाम दिया जाता है इस तरीके से, जिस वक्त के अंदर जैसे मेरठ जैसे शहर के अंदर एक के बाद एक हत्या हो जाती है, हरियाणा के अंदर हत्या हो जाती है, औरैया के अंदर हत्या हो जाती है, और हत्या और बेटी को गिरफ्तार कर लिया गया है, और इस घटनाक्रम का जल्द से जल्द पुलिस खुलासा करेगी। हत्या करने वाले कोई और नहीं बल्कि पत्नियां ही अपने पति की हत्या कर रही थी लगातार। अब ये जो मामला होता है, इसके अंदर भी जो पूर्व डीजीपी होते हैं, इनकी जो हत्या है, जो पूर्व डीजीपी है, उनकी पत्नी और बेटी मिलकर ही उनकी हत्या कर देती है, और जाहिर सी बात है इस पर चर्चा होना लाजमी था। दोस्तों, ये जो पूरा घटनाक्रम है, इसको सुनाने का केवल एक ही उद्देश्य था कि देश के अंदर कैसे असुरक्षा का माहौल पैदा किया जा रहा है, असुरक्षा का माहौल महिलाओं के अंदर पैदा हो रहा है, कि एक के बाद एक महिलाएं लगातार अपने हस्बैंड की, अपने
लवर की हत्या कर रहे हैं, कैसे कोई ड्रम में उसको फेंक देता है, कैसे कोई महिला अपने ही पति की सुपारी देकर उसकी हत्या करवा देती है और ऐसे अब डीजीपी की हत्या कर दी जाती है। दोस्तों इस घटना से आपको एक ही सीख मिलती है कि अपने आप आसपास आप देखें क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, सावधान रहें, सतर्क रहें। तब तक मिलता हूं मैं अनदर वीडियो लेकर। जय हिंद।